जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। जब कोई देश चला रहा होता है और वह भी हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, तो वह सवालों और विरोधों से परे नहीं हो सकता है। मगर जब आप इस लिहाज से देखते हैं कि लोगों का जीवन कितना बदल रहा है, विकास की रफ्तार कैसी है, अर्थव्यवस्था किस हाल में है, किधर जा रही है और दुनिया में देश की इमेज कैसी बन रही है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में राय बनाने का सही आधार तैयार कर रहे हैं। मैं यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से कर रहा हूँ या उनके लिहाज से कर रहा हूँ। अरसत में आज नरेंद्र मोदी की बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दुनिया की प्रतिष्ठित और ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल छापा है और उसमें उसने नरेंद्र मोदी के जरिए भारत की बढ़ती ताकत पर कुछ तथ्यों के आधार पर बात रखी है। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये उन लोगों की है जिनको दुनिया जानती है। वो अपने मुल्क के जरिए इतना बड़ा काम कर गए कि दुनिया में उनकी एक बड़ी हैसियत बनी और एक बड़े नेता के तौर पर जाने गए। और इन लोगों से मैं आपका परिचय करा दूं। मेरी स्क्रीन पर अब थोड़ी देर में वो तस्वीरें आएंगी और उन तस्वीरों के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज की तारीख में कहां आ गए हैं। ये विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, दूसरा विश्व युद्ध इनकी अगुवाई में ब्रिटेन ने जीता था, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये बेहतर नहीं रहे। ये हमेशा हिंदुस्तान के बारे में अनाप शनाप कहते रहे, लेकिन अपने देश के लिहाज से बड़े नेता रहे, पश्चिम के बड़े नेता। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के वो नेता जिन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया भेदभाव के खिलाफ। अश्वेतों को लेकर के जो भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, उसको उन्होंने एक आंदोलन का रूप दिया और 27 साल जेल में रहे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। और तीसरी तस्वीर अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये तस्वीर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और उनके देश पर रूस के हमले के चलते अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और अब चौथी तस्वीर, ये चौथी तस्वीर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिनकी इन दिनों अमेरिका में खासी चर्चा है। इन चारों तस्वीरों में क्या समानता है जानते हैं? वो ये है जो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि ये चार दुनिया के वे नेता हैं जिनके पास सबसे ताकतवर देश अमेरिका की संसद में या उसके ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने का मौका एक से अधिक बार मिला। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान जैसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री सवालों और विरोधों में रह सकता है, लेकिन उसकी अगुवाई में क्या बदला है, अगर उसको आप सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो आप देश के लिए बेहतर कौन है यह समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी 2016 में अमेरिका की संसद में वहाँ के ज्वाइंट सेशन को उन्होंने संबोधित किया था और इस बार उनकी अमेरिका में यात्रा होने जा रही है और इस बार भी वो अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। और उनके इस अमेरिका दौरे को लेकर के अमेरिका में हलचल बहुत तेज़ है, वहाँ तैयारियाँ हैं और कई तरह के जो समझौते हैं दोनों देशों के बीच होने वाले हैं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण एशिया के ताकतवर देश भारत की दुनिया में हैसियत तेजी से बढ़ रही है। वह दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के लिए एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने और चीन की आक्रामकता को रोकने के लिहाज से भारत के अलावा अमेरिका के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट की है। सवाल ये है कि आज की तारीख में दुनिया में जब कई खेमे बन गए हैं, वैसे में दुनिया के दो महत्वपूर्ण लोकतंत्र भारत और अमेरिका के संबंध इस बात की आजमाइश हैं कि कारोबार और सिक्योरिटी के लिहाज से दोनों कितना साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ कितनी समझदारी बढ़ाते हैं। यह बात द इकोनॉमिस्ट अपनी रिपोर्ट में कहता है और सवालों में रखता है। अब अमेरिका प्रधानमंत्री की यात्रा को कैसे देख रहा है, इसको समझ लेते हैं तो फिर इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करेगी। रक्षा और औद्योगिक तकनीक
इसके में सहयोग में नए बेंचमार्क यह यात्रा सेट करेगी और रिश्तों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। वे मानकर चल रहे हैं कि भारत के साथ लंबे समय की साझेदारी के लिए अमेरिका काम कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वह वीडियो दिखाना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी ने पिछली बार अमेरिकी संसद को जो संबोधित किया था तब का है। यह वीडियो 2016 का है, जैसा मैंने आपको बताया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। इस बार वे 22 जून को दूसरी बार ऐसा करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर 21 जून से 24 जून तक रहेंगे और यह दौरा इसलिए खास अहमियत रखता है क्योंकि वे इस दौरे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को आमंत्रण पर बुलाया है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इससे पहले वे कई बार अमेरिका गए हैं। अगर आप कोविड के 2 वर्षों को छोड़ दें तो अमूमन हर साल अमेरिका की यात्रा प्रधानमंत्री की रही है, मगर वह हर बार भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर या फिर कई देशों के साथ बातचीत को लेकर के अमेरिका की यात्रा पर है। इस बार उनकी यात्रा राजकीय यात्रा है। 21 जून को अमेरिका पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जाएंगे जो न्यूयॉर्क में है। चूँकि 21 जून को योग दिवस होता है और योग दिवस को दुनिया मनाती है, वो मनाया जाता है, इसलिए उस रोज़ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक आयोजन रखा गया है योग को लेकर के और इसी में नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 21 जून को डिनर होस्ट कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका परिवार एक साथ बैठकर कुछ देर आत्मीयता के साथ बातचीत कर सकें, इसके लिए डिनर रखा गया है। 22 तारीख प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे और उसी रोज़ अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और दफ्तर, जिसे हम व्हाइट हाउस कहते हैं, वहाँ राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, स्टेट डिनर। स्थिति ये है कि मोदी से मिलने के लिए व्हाइट हाउस के पास अनुरोध की बाढ़ आ गई है। लोकप्रियता का आलम कुछ ऐसा है कि न्यू जर्सी के एक रेस्टोरेंट ने पीएम के पहुंचने से पहले मोदी थाली लॉन्च कर दी। होटलों और प्लेन के रेट बढ़ गए हैं। अमेरिकी प्रशासन जिस तरह से तैयारी में लगा है वह नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि उनकी अगुवाई में हिंदुस्तान की ताकत का इशारा देता है। नमस्कार, मेरा नाम श्रीपद कुलकर्णी, मैं एडिसन से, न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी की थाली है, तो इसमें हमने बनाया है खिचड़ी, फिर बनाया है रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़, ये सब हमने आपके लिए बनाया है और ये हमारे लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। खाना बहुत बढ़िया है। अभी हाल ही में जापान के हिरोशिमा में G7 की जो बैठक हुई थी उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति खुद चल करके प्रधानमंत्री के पास आए थे। उन्होंने कहा था कि आपकी लोकप्रियता मेरे यहाँ बेहिसाब है, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। यह बात अमेरिका में वो महसूस कर रहे होंगे और आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उससे जाहिर भी होता है। दुनिया के तमाम नेताओं से नरेंद्र मोदी की मुलाकात भारत के हक में माहौल खड़ा करने, ऐन वक्त पर उन देशों को साथ खड़ा रखने और आर्थिक फ़ायदों के लिहाज से काफ़ी बेहतर मानी जाती रही है। उनका अमेरिका का यह दौरा कई लिहाज से अहमियत रखता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मगर अभी आप प्रधानमंत्री को सुनिए कि क्यों वो विदेश की यात्राएं बार बार करते हैं। फॉरम बहुत बन गए हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, तो आपको जाना ही पड़ता है।
समिट है भिन्न भिन्न प्रकार की। अच्छा, प्रधानमंत्री से नीचे के लेवल का करते हैं तो वहाँ हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती है उस फोरम में। तो ये एक प्रकार से अनिवार्य हो गए। पहले तो एक यूएन जनरल असेंबली हुआ करती थी, तो एक बार चले गए और वहाँ दुनिया के लोगों के सामने अपनी बात बता करके आते थे। आज ऐसा नहीं है। G20 है, पता नहीं कितने कितने बन गए, तो मैं बोलने जाऊँगा तो भी चार नाम मेरे छूट जाएंगे। तो वो अनिवार्य हो गया है और वो मेरे साथ नहीं, मनमोहन सिंह जी को भी करना पड़ता था। मेरा इतना ही है कि मैं जाता हूँ अगर एक देश में तो बगल के एक दो देश करके आता हूँ, तो कम खर्चे में कम समय में अधिक काम हो सकता है। तो मैं भारत का दुनिया भर के अंदर अपनी बात पहुँचे तो प्रयत्न करता हूँ। दूसरी बात है, जहाँ तक पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था। जहाँ जाते थे वहाँ भी कोई नोटिस नहीं करता था, जहाँ से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए कि आए। अब मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूँ तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहाँ लोगों से मिलता हूँ, कुछ काम करता हूँ, कुछ निर्णय करता हूँ। ये बहुत मुफीद सी बात है कि जब आपका प्रधानमंत्री किसी देश में जाए और वहाँ हलचल बढ़े, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी देश में जाने के बाद सिर्फ 2 देशों की नज़र नहीं रहती है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों की नज़र रहती है जिनका सरोकार इन दोनों देशों के साथ होता है। इसलिए जाने और उस समय माहौल के बनने और फिर आपके प्रधानमंत्री या किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ उस देश का जो बर्ताव है, उससे देश की अहमियत और हैसियत दोनों का अंदाज़ा होता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान अभी हैं। अमेरिका का जो दौरा है प्रधानमंत्री का, वो दौरा कितनी अहमियत रखता है हिंदुस्तान के नज़रिए से, अमेरिका के लिहाज से, और दुनिया जो मल्टीपोलर हो गई है आज की तारीख में, उस नज़रिए से भी इस पर चर्चा करने के लिए आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। दीपक बोहरा साहब, रविंद्र सचदेवा साहब और कर्नल जे सोढ़ी साहब। चूँकि तीनों लोगों की समझ बेहतर है और बहुत बारीकी से आप इंटरनेशनल अफेयर्स को जानते हैं। दीपक बोहरा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये यात्रा हिंदुस्तान में जितनी चर्चा में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका में हलचल है, और अमेरिका के जो डेलीगेशंस आए, चाहे उनका डिफेंस मिनिस्टर का हो या NSA का हो हिंदुस्तान में, या फिर वहाँ राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता का जो बयान है, इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रख के देखते हैं तो नरेंद्र मोदी की आवभगत के लिए, स्वागत के लिए अमेरिका बहुत लालायित है और वहाँ एक अलग तरह का उत्साह आपको दिख रहा है। कारण क्या देखते हैं आप? आभारी हूँ, आपने ये शानदार मौका दिया है आपके चैनल पर शरीक होने का। आपके बाकी जो 2 मेहमान हैं, सचदेव साहब और कर्नल साहब, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, वो ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको बता पाएंगे। मैं अभी न्यूयॉर्क से लौटा हूँ, हो सकता है फिर मैं वापस जाऊं जल्दी। अमेरिका में मैं वहां सर्विस भी कर चुका हूँ। बहुत कम इतनी एक्साइटमेंट होती है कोई विदेशी नेता आ रहा हो, जो हम इस समय देख रहे हैं। आपने जिक्र किया था ये जो लंदन से बेकार का वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, द इकोनॉमिस्ट। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका क्यों तैयार है, जो उसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, हम उसके मिलिट्री पार्टनर नहीं है, हम एलाई नहीं है, हमसे क्यों बांटना चाहता है? जनरल इलेक्ट्रिक को क्यों इजाजत दे रहा है कि पहली बार अपने देश से बाहर उसके जो 414 पावरफुल जेट इंजन हैं वो हमारे जहाजों के लिए बनाए जाएं? क्यों? इकोनॉमिस्ट कहता है कि अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है, तो भारत उसके लिए अनिवार्य दोस्त है। सर, मेरा एक प्रश्न ये है, क्या ये दोस्ती सिर्फ इसलिए है कि चाइना को कंटेन करना है, या कुछ इसके और कारण है? क्योंकि अगर सिर्फ चाइना के अगेंस्ट है ये दोस्ती, तो ये फिर नेगेटिव बेस बनता है। हो सकता है कल को फिर दोस्ती हो जाए अमेरिका और चीन की, और वो कहें ओ डार्लिंग डार्लिंग आजा आजा आजा, और फिर भारत कहाँ रहेगा? मेरा मानना है कि इसके कारण बहुत डीप है। अब अमेरिका समझ चुका है, उसने, आपको याद है सर, हमें धोखा दिया था तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट पर, उसकी मेरा क्या 1964 या 65 में हस्ताक्षर हुए थे। कहा था 30 साल तक हम उसका यूरेनियम फ्यूल भारत को देंगे। फिर हमने जब 74 में अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उन्होंने वो बंद कर दिया। बार बार वो हम पे प्रतिबंध लगाते गए हैं। अब क्या बदल रहा है? अब शायद मुझे लगता है अमेरिका में 2 चीजें उन्हें समझ आ गई है। पहली कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भारतवासी बड़े शातिर हैं। हमने, अमेरिका ने 1990s में, सर मैं सर्विस कर चुका हूं वहां पर,
दो उनके ऑब्सेशन थे। एक, भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोका जाए, आपको याद है वो डॉक्टर नंबी नारायण स्कैंडल जो हुआ था इसरो में, और दूसरा था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम हम बिल्कुल खत्म कर दें। लेकिन दोनों में वो समझ गए, वो हमारी मदद करें ना करें, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये भारत की फितरत नहीं है दबाव में आना। ये जब मैं अभी न्यूयॉर्क में था, मॉर्निंग वॉक में जाता था, बहुत से अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स मेरे ग्रुप में थे, उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए। अब व्हाइट हाउस को, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ आ गया है कि भारत पे प्रतिबंध लगाओगे तो भारत उतनी तेजी से उन प्रतिबंधों को अलग करके अपना कोई जुगाड़ बना लेगा। बिल्कुल। वो समझ गए। 10 साल तक हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था वो पीछे रह गया जब ये सारा इसरो का स्कैंडल हुआ, लेकिन फिर भी हमने पूरा किया। वोरा साहब ने कुछ अपना जवाब देते समय कुछ बुनियादी और बड़े सवाल रखे हैं, और रविंद्र सचदेव साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं सवालों को लेकर के। दीपक वोरा साहब का कहना यह है कि वो दौर जो 60 से लेकर के 90 के दशक का था वो बदल गया है। नई सदी में हिंदुस्तान एक नई ताकत है दुनिया की, और उसको आप अपनी ताकत से झुका नहीं सकते हैं। आपके दबाव के आगे वो घुटने नहीं टेक सकता है। मुझे याद है कि लिंडन जॉनसन ने कहा था शास्त्री जी को कि आपको गेहूं नहीं देंगे, पाकिस्तान से अपनी फौज बाहर निकालो। बिल क्लिंटन ने वाजपेयी जी को कहा कि हम आपको जीपीएस लोकेशन नहीं बता सकते, जबकि 1973 से हम जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां अब आ गई हैं कि आप हमारे साथ अब हाथ मिलाना चाहते हैं, हम आपके लिए अपरिहार्य हैं। क्या ऐसा है? जैसे आपके इस शो का टॉपिक है अर्ध सत्य है, तो ये भी अर्ध सत्य है या पूरा सत्य है? आप सही कह रहे हैं, और एम्बेसडर वोरा बहुत सही। सर मेरा अर्थ सिर्फ इसलिए है कि जो चीजें हम देखते जानते रहते हैं वो तो आधा है, जो नहीं देखते जानते हैं समझ पाते हैं वो आधा है। तो उस आधे को ला करके हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। श्योर, मैं उसी को कोशिश करते हैं। हमें भी क्या पता, किसी को क्या पता सत्य क्या है, किसी को क्या पता कि बाइडेन और अमेरिकन इंटेलिजेंस क्या सोच रही है, किसी को क्या पता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज क्या सोच रही है, राइट? बट हमें जो समझ आता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं, 2-3 चीजें। पहली बात याद रखिए, कोई भी देश किसी के साथ रिश्ते जो बनाता है ना, सिंपल दोस्ती के लिए नहीं बनाता। वन, हर देश का नेशनल अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, तब वो देश आगे चलता है। तो अगर हम आगे चल रहे हैं अमेरिका से दोस्ती के लिए, हमारा कुछ इंटरेस्ट है। अगर अमेरिका हमारे साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, कोई इंटरेस्ट है। आप देखिए पिछले 10-15 दिन में क्या हुआ है, स्टेट डिनर एंड दिस एंड दैट। अमेरिका के एम्बेसडर यहाँ दिल्ली में कह रहे हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एक इंटरनेशनल ट्रेजर है। क्यों कह रहे हैं? कोई कारण होगा। कोई एम्बेसडर ऐसे कोई लूज शब्द इस्तेमाल नहीं करता। यू कैन आस्क डॉक्टर वोरा, ये एम्बेसडर रहे हैं। एक सिचुएशन चल रही है। वन, तो इस समय जो चल रहा है मल्टीपल चीजें, बिकॉज हम बहुत डीप जा रहे हैं इस समय डिस्कशन में। मेरा अंदाजा ये है कि इस समय डेफिनेटली यस, अमेरिका रियलाइज कर रहा है भारत की उभरती हुई मार्केट है, भारत को अपनी ओर खींचना है, चाइना से दूर करना है। उससे पहले भारत को अपनी ओर खींचना है, रशिया से दूर करना है। रशिया से हम तेल कम खरीदें, जो हम नहीं करेंगे, बट रशिया से इंडिया डिफेंस कम खरीदे, जो हम करेंगे, क्योंकि हमारे अपने इंटरेस्ट में। रशियन वेपन्स की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही सॉरी रही है, तो हमें खुद सोचना है कि हम ये वेपन्स ले आगे या क्या लें, व्हाटएवर। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है। मैं एक फंडामेंटल बात कहना चाहता हूँ अगले 10 साल के लिए, जो अमेरिका की प्रॉब्लम है। देखिए, उसकी जो प्रॉब्लम या दर्द होगा ना, तब दूसरा पार्टनर हमसे डीप डील करेगा। अमेरिका की प्रॉब्लम इस समय ये हो गई है कि यूक्रेन वॉर के चलते अमेरिका के जितने वेपन्स, म्यूनिशंस है ना, जैवलिन, स्टिंगर इत्यादि इत्यादि, अमेरिका दिए जा रहा है। अमेरिका के अपने गोदामों में बम कम हो गए हैं, जो कि उसे रखने चाहिए मिनिमम लेवल पे। सेम विद नेटो कंट्रीज, जो इनकी पोलैंड है, जर्मनी इत्यादि, ये सब यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। तो अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है अगले 10 साल के लिए, क्योंकि अगले 10 साल में अमेरिका को यूक्रेन को भी वेपन्स देने हैं। अमेरिका के जो पार्टनर्स हैं, जर्मनी, पोलैंड वगैरह, जो भी हंगरी, जिनके पास अमेरिकन वेपन्स थे, उनको रिप्लेस करना है। और एक क्विक, ताइवान को इन्हें वेपन्स देने हैं। और चाइना से अगले 5-10 साल में अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है हमारी जंग होगी। अमेरिका के पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही है। अमेरिका को इस समय
इंडिया चाहिए एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग Long चर्चा term। है ये। मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने कही उससे कहीं ज़्यादा बातें आप लोगों ने सामने रखी हैं और हिंदुस्तान के लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के अमेरिका पलक पांवड़े बिछाए हुए है तो उसका कारण क्या है। कर्नल सोढ़ी, एक अभी तक एक सवाल बस बुनियादी तौर पे खड़ा हुआ है कि अमेरिका अगर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है और हिंदुस्तान उसकी मजबूरी है तो सिर्फ इसलिए कि आज की तारीख में दुनिया की जो स्थिति है, अलग अलग इलाकों में जो तनाव हैं या युद्ध हैं, उसके कारण अमेरिका अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर पा रहा है। उसके अपने आर्म्स अम्युनिशंस बाकी सारी चीज़ें लगातार कम होती जा रही हैं। इसलिए हिंदुस्तान एक बड़ा बाज़ार और उसके लिए पैसा देने का एक ज़रिया हो सकता है, इसलिए हिंदुस्तान ज़रूरत है। जय हिंद राणा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और एम्बेसडर वोरा और एम्बेसडर रुपिंदर जी के साथ हूँ। 8 जुलाई 2013 को विन वी पू, जो कि चीनी सरकार का एक अखबार है और हांगकांग से पब्लिश होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन अगले 50 साल में लड़ेगा। उसमें पहली जंग का जिक्र था कि चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा 2025 तक, और एक जो अहम जंग है जिसमें हम सारे कंसर्न्ड हैं वो है कि 2035 में पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के लिए। चीन हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन चीन की एक खासियत है, वो जो भी दशकों आगे प्लान करता है वो पब्लिक डोमेन में डाल देता है, क्योंकि उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पब्लिक डोमेन में है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने इसी साल 3 फरवरी को बयान दिया था कि 2027 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा ताइवान को लेके। अगर हम सारी बिंदुओं को मिलाएं तो आज अगर अमेरिका भारत के साथ है तो 2 मुख्य कारणों से है। एक है सुरक्षा, दूसरा है व्यापार। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन को कोई हिंद प्रशांत इलाके में या एशिया में रोक सकता है तो सिर्फ भारत है, और दूसरा हमारा अमेरिका के साथ साल प्रति साल व्यापार बढ़ रहा है। पिछले साल ही हमारा अमेरिका के साथ बायलैटरल व्यापार 128.55 बिलियन US डॉलर था। जी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। आज अमेरिका को हमारी ज्यादा जरूरत है बनस्पत हमें अमेरिका की जरूरत है। मैं आता हूं। मुझे लगता है कि आगे सवाल करूं उससे पहले कर्नल सोढ़ी ने जो कारोबार का मामला उठाया है, कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। अमेरिका भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जब भारत अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें डिफेंस डील की भूमिका बहुत बड़ी है। पीएम की अमेरिका यात्रा से पहले ही फाइटर जेट के हॉट इंजन के भारत में निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। अमेरिकी सेनेट ने इसको मंजूरी दी है, अमेरिकी कांग्रेस से इसको मंजूरी मिलना बाकी है। अभी तक फाइटर हॉट इंजन का जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका के अलावा सिर्फ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस करते रहे। अमेरिका चाहता है कि भारत इस मामले में अमेरिका के से डील कर ले और इस हॉट इंजन को वो अमेरिका के साथ ही मिलकर के बनाए, यानी कि उसका निर्माण भारत में होगा। हॉट इंजन से क्या होगा, ये फाइटर जेट के लिए बहुत मजबूत इंजन होता है। जैसे हमारा तेजस है, अगर तेजस में इंजन लग जाता है तो तेजस की ताकत और उसकी रफ्तार बेहिसाब बढ़ जाएगी। तो इस मामले में अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान साथ आए। दुनिया में रूस हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और भारत उसका सबसे बड़ा खरीदार है। आपको अंदाज़ा शायद नहीं हो सकेगा कि रूस ने पिछले 10 साल में जितने हथियार बेचे हैं उसका 35% हिस्सा भारत ने खरीदा है। अमेरिका की कोशिश है कि वह हथियार बेचने के लिए भारत का विश्वास जीते और रूस की जगह पर अपने आप को बेहतर विकल्प के तौर पर खड़ा करे। तो यह एक डिफेंस डील और डिफेंस में टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन का मामला है जो महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अमेरिका भारत के साथ कारोबारी रिश्ते को भी बढ़ाना चाहता है। जो कर्नल सोढ़ी कह रहे थे, भारत एक बड़ा बाजार है और इसका मुकाबला दुनिया में कोई और देश नहीं कर सकता है बाजार के लिहाज से। आबादी बहुत बड़ी है। अगर मैं आपके सामने आंकड़ा रखूं तो आपको लगातार अमेरिका और भारत के संबंधों में बेहतरी नजर आएगी। 2020-21 में दोनों देशों के बीच जो कारोबार था वो महज 80.5 यानी कि $80 अरब का था। एक साल आगे 2021-22 में वो बढ़ करके 119.5 अरब डॉलर हो गया। और वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा अगर मैं आपके सामने रखूं 2022-23 का, तो वो कहता है कि अमेरिका और भारत के बीच इस बार का कारोबार जो रहा 128.55 अरब डॉलर। आप समझिए कि 3 साल के भीतर $80 अरब से वो $128 अरब पर आ गया है।
खास बात यह है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के मामले में चीन अब पीछे छूटता जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस दौरान 2022-23 में महज 113.83, यानी कि अमेरिका के साथ जो कारोबार हमारा हुआ 128 अरब डॉलर का था और चीन के साथ 113 अरब डॉलर का। यानी कि व्यापारिक संबंध के मामले में अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ वो नज़दीकी बढ़ाए और कारोबारी रिश्ते को आगे ले जाए, उससे उसको फ़ायदा है। यानी कि आपका बाज़ार और आपका डिफेंस, यह दोनों अमेरिका के लिए बहुत खींचने वाले हैं और इसीलिए हिंदुस्तान उसकी नज़र का या आंखों का नूर बना हुआ है, तारा बना हुआ है। वोरा साहब, अगर कोई देश बहुत बड़ा है और डिफेंस के बहुत सारे सामान, साजो सामान खरीद सकता है, उसका बाज़ार बहुत बड़ा है, तो क्या सिर्फ इसी के नाते या इसी के आधार पर उसकी ताकत की आजमाइश होती है, या फिर हिंदुस्तान आज की तारीख में खुद इतना ताकतवर है कि वो अपने बाज़ार पर किसका नियंत्रण हो, अपने बाज़ार को कैसे चलाए और डिफेंस डील्स किसके साथ कहाँ करे, वो खुद तय करता है। अब उसके आड़े कोई आता नहीं। आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है और मैं सुन रहा था कर्नल साहब ने जो कहा और रविंद्र सचदेव साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत इज्जत करता हूं दोनों की। ये जो प्रश्न है कि क्यों हो रहा है, जो इस समय हम देख रहे हैं भारत और अमेरिका की जो संबंध है इतने मजबूत क्यों हो रहे हैं। सर, 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती। अमेरिका का क्या स्वार्थ है? आपको याद है उनके एक राष्ट्रपति होते थे बराक ओबामा, उन्होंने कहा था कि अमेरिका और चीन की दोस्ती है वो डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी 21वीं शताब्दी की। अब वो डिफाइनिंग फ्लॉप हो चुकी है, चीन उनको चुनौती देने लगा है। एक ही देश है आज पूरी दुनिया में जिसमें वो क्षमता है कि वो चीन के साथ टक्कर ले चुके। ये अमेरिका का इंटरेस्ट है। हमारा क्या, हमारा मार्केट तो उनका है ही, उनको बेचना चाहते हैं हथियार एक्सेट्रा। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमें स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज चाहिए। रूस के पास विलिंगनेस है पर क्षमता नहीं है, वो टेक्नोलॉजीज उसके पास नहीं है। हाल ही में सर दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिल्ली में मिले, आप जानते हैं, कुछ ही दिन पहले, और इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर। तो ये ICET इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे जो अग्रीमेंट उनके हुए हैं, चाहे वो स्पेस में हो, सेमीकंडक्टर्स में हो, इस चीज में हो, उस चीज में हो, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अमेरिका हमारे को वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज देगा। अब तैयार है क्योंकि हमें उनकी जरूरत है और अमेरिका को ये भरोसा है कि हम उसे धोखा नहीं देंगे। ये भी वो जानता है अगर हमें नहीं देगा समय लगेगा लेकिन हम खुद डेवलप करेंगे। तो ये अगर मैं चाइनीज एक फ्रेज यूज करूं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अमेरिका को मार्केट मिलता है, अमेरिका को एक बहुत मजबूत दोस्त मिलता है जो उसके लिए एशिया में एक बहुत अहम शक्ति है, और हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए हमारे आर्थिक विकास के लिए। चर्चा को वोरा साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर लेकर के आए हैं कि हिंदुस्तान जो है सपाट बयान मुल्क हो गया है। वो मुंह पर कहता है जो सही है सही है, गलत है गलत है। आप अपने फ़ायदे के लिए मुझे नहीं झुका सकते हैं। मेरे देश का हित जहाँ कहीं भी होगा, फैसला मेरा वहाँ होगा। इसीलिए हिंदुस्तान यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस से तेल खरीदता रहा और पुतिन के सामने साथ में बैठ कर के G20 की बैठक में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युद्ध का वक्त नहीं है, युद्ध का वक्त नहीं है। जिस राष्ट्रपति से आप कहते हैं उसी राष्ट्रपति के यहाँ से आप तेल लेते हैं। यह दोनों दो तरह के अलग अलग डायमेंशंस हैं और दोनों की दो बुनियादी और बड़ी वजह हैं। मैं रविंद्र साहब, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने क्या हिंदुस्तान की इमेज को दुनिया के भीतर बहुत मजबूत, भरोसेमंद और ताकतवर किया है? जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, एब्सोल्युटली किया है। बट मैं एक कॉशन, एक घंटी बजाता हूँ छोटी सी, विच आई होप माय एस्टीम्ड पैनलिस्ट विल एग्री। हमें एरोगेंट भी नहीं होना चाहिए, हमें दुनिया की असलियत समझनी चाहिए। अमेरिका की पावर क्या है और चाइना की पावर क्या है और हमारे पास कितनी इकोनॉमिक शक्ति और कितनी मिलिट्री पावर है। हम अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, हम एक रास्ते पे जा रहे हैं, पर ये नहीं है मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए आज की तारीख में हम चीन से लड़ देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। लेट्स गेट रियल, वन। सेकंड, देखिए एम्बेसडर वोरा ने पहले अपने कमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। अभी हम देखते हैं कि अमेरिका और चाइना की दुश्मनी है। क्यों है? अमेरिका दुनिया का नंबर 1 एम्पायर है, चाइना नंबर 2 है। अमेरिका कहता है मैं चाइना को नंबर 1 कभी नहीं बनने दूंगा। ये गेम है दुनिया में। चाइना कहता है मैं तो बनूंगा, रोक सको तो रोक लो।
ये इन दोनों की गेम चल रही है। एक्सपेक्टेड है, वी डोंट नो, बट सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया की, अमेरिका की कर रही हैं कि हो सकता है अगले 5-1 साल में एक युद्ध होगा बड़ा ताइवान को लेके, जिसमें अमेरिका शायद इन्वॉल्व हो या ना हो, जो भी कुछ होगा उस युद्ध में, वो भी 2-3 साल का युद्ध चलेगा जैसे अभी चल रहा है। उस युद्ध के बाद भी तो एक इक्विलिब्रियम आएगा। उस युद्ध के बाद अमेरिका और चाइना आपस में डील कर लेंगे, भैया ठीक है तू यहां रहे तू वहां रहे, हम कहां जाएंगे। हमें यह भी सोचना चाहिए जी, हमें, चाइना हमारा बॉर्डर है, चाइना हमारा फिजिकल बॉर्डर है। डेफिनेटली ये हम अपनी तैयारी करेंगे, पर हमारी तैयारी होनी चाहिए बिल्कुल दुरुस्त, टेक्नोलॉजी R&D से। बट हम एट द सेम टाइम हमें अपना भी कैलकुलस, देखिए फंडामेंटल, हर देश का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। ट्रंप, आपको याद होगा जब ट्रंप पावर में थे, उन्होंने चाइना से ट्रेड डील में लड़ाई हो रही थी, ये वो करो कि आप डेफिसिट है अमेरिका चाइना का, राइट। मेरे पास समय कमी है, लेकिन सचदेवा साहब ने कुछ बातें जरूर रखी हैं कि हर देश का अपना निहितार्थ होता है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उसके आधार पर उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज तय होती हैं। रणनीतिक तौर पर भी वो दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाता है, तो उसमें वो देखता है कि मेरा हित किस में है। चलते चलते कर्नल साहब, सोडी साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो लीडरशिप नरेंद्र मोदी की रही, क्योंकि 2014 के बाद से 2023 तक आते आते हिंदुस्तान की हैसियत, उसकी इमेज और उसको लेकर के दुनिया के बीच जो राय है वो बहुत बदल गई। कारण क्या है? अमेरिका में अगर उनको लेकर के इस तरीके से इंतजार है, हलचल है, तो वजह क्या है? राणा जी, आज भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इज्जत है वो हमने पहले किसी प्रधानमंत्री और अपने देश की नहीं देखी, क्योंकि आज दुनिया का हर छोटा बड़ा देश भारत के साथ अच्छे रिश्ता चाहता है। दुनिया का हर नेता मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग चाहता है। इसका कारण यह है कि मोदी जी ने सिर्फ नेशनल हित और नेशनल इंटरेस्ट को सर्वप्रथम रखा। वो किसी के दबाव में नहीं आए। जैसे आपने अभी कुछ समय बिल्कुल सही कहा कि इस रूस यूक्रेन युद्ध पे भी काफी दबाव आया भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, लेकिन हमने वही किया जो भारत के लिए ठीक था। और यही कारण है कि आज हर देश हमें इज्जत से देखता है। हम आधिकारिक तौर पे बेशक एक महाशक्ति नहीं है, सुपर पावर नहीं है, लेकिन हम अनऑफिशियल एक सुपर पावर है। आज हमारी इतनी इज्जत है। एक आखिरी टिप्पणी के साथ खत्म करना चाहूंगा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ तो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने हमें अप्रोच किया कि उनके भी स्टूडेंट्स को निकाला जाए, और भारत ने और हिंदुस्तान के झंडे के बैनर तले वहां के लोग भी निकल करके आ गए। ये हिंदुस्तान की साख का एक नमूना है कि यूक्रेन युद्ध में जब हमारे 20,000 लोग निकल रहे थे, तो उस दौरान दुनिया के बाकी देशों के लोग भी तिरंगे के नीचे नीचे निकल गए। चाणक्य ने कहा था, अगर आप सम्मान चाहते हो तो पहले सामर्थ्य हासिल करो। आप तीनों मेहमान जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चाणक्य की इस बात को नरेंद्र मोदी शायद बहुत ठीक से समझते हैं। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, यह दोनों बताती है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया की बड़ी हस्ती है और हर बड़ा देश हिंदुस्तान की तरफ इज्जत से देखता है। अरसत में आज इतना ही। अब आपकी मुलाकात मुझसे सोमवार को होगी, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।